मैं अगेन बता दूं, ये जो ऑडिट का पेपर है, चाहे आप कैफ उठा लें, आपने कैफ में पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से पास होता है। यानी इफ़ यू हैव अ बंडल ऑफ नॉलेज, यानी मैंने तो इस बार यही किया कि लाइव क्लासेस में पढ़ा है ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, एक एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ। बट अगेन इफ़ यू हैवंट अप्लाइड इट, आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, और इस बात को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के तस्लीम करो, हम वॉल्यूम 2 पे जब जाते हैं तो हमारे पास सवालात नहीं अवेलेबल होते। ऐसा है, ऐसा ही है ना, वॉल्यूम 2 के सवालात ही नहीं होते हमारे पास। तो अब फिर आप इस जगह पे आके स्टक हो जाते हैं कि यार मैं उसकी प्रैक्टिस कैसे करूं। तो फिर मैंने किया ये कि कल मैंने पूरा दिन लगाया, बल्कि आधी रात भी लगा दी, और आज सुबह के कुछ घंटे लगा दिए, और फिर मैंने एक एमिकेबल वे में एक ऐसा सिनेरियो बेस्ड सवालात बनाया जो कि आपको हेल्प करेगा असेस करने में कि अगर वॉल्यूम 2 से कोई ख़तरनाक सवाल आ जाए तो आप फिर क्या उसको हैंडल करने के काबिल है या नहीं है, या आपने उस तरीके से पढ़ा जो एग्जामिनेशन लेवल के ऊपर है। तो दिसंबर 25 तो करंटली टेकिंग लेक्चर्स, यस बिल्कुल 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 सही कर रहे हो। अगर दिसंबर 25 भी अटैम्प्ट है तो आज ही से लेक्चर लेने, अभी से ही प्रैक्टिस करनी है और फ़ायदा उठाना है इससे। चलें, तो सो फार आप लोगों, मुझे लगता है क्योंकि मैंने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का स्टैंडर्ड रिवाइज करके आएंगे। पहले एक एक करके मुझे बताओ, मैं बेसिक बेसिक रिवाइज कराऊंगा। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का जो स्टैंडर्ड है आपका, क्या वो किसी एश्योरेंस की बात करता है? यस और नो में जवाब देना। क्या वो किसी एश्योरेंस की बात करता है? वेरी गुड, पहले ही जवाब बिल्कुल सही आ गया, नो सर, यहाँ पे एश्योरेंस नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कोई कंक्लूजन देते हैं? यहाँ पे हम कोई कंक्लूजन देते हैं? नहीं सर। अच्छा, क्या यहाँ पे कंक्लूड यूजर खुद करता है? यहाँ पे कंक्लूड यूजर खुद करता है, ऐसा ही है। चलें, दो तीन बातें और बताएं। क्या यहाँ पे जो इंगेज कर रहा है वो बंदा अलग, और जो इस रिपोर्ट का इंटेंडेड यूजर है वो अलग हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पे जब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ उसके रिलेटेड फाइंडिंग्स बताऊंगा, क्या मैं उसके अंदर कोई ऐसे अल्फाज, ऐसे शब्द यूज़ कर सकता हूँ जो कि ये सजेस्ट करे कि मैंने ओपिनियन दिया है या मिसलीडिंग हूँ? नहीं सर। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस की। और फिर एक और बात बताओ, क्या इस स्टैंडर्ड के अंदर हम ये इंगेजमेंट एक्सेप्ट ऐसे ही कर लेते हैं, या यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस कंसिडरेशंस होती हैं? सर, एक्सेप्टेंस कंसिडरेशंस होती हैं। अच्छा, डू यू गाइस नीड टू बी इंडिपेंडेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस इंगेजमेंट? डू यू गाइस नीड टू बी इंडिपेंडेंट? नो सर। हाँ, पर अगर किसी क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो देन यू नीड टू फॉलो इट, ऐसा ही है, देन यू नीड टू फॉलो इट। अच्छा, तो क्या एथिकल प्रिंसिपल्स इंडिपेंडेंस के अलावा अप्लाई होते हैं? एथिकल प्रिंसिपल्स इंडिपेंडेंस के अलावा अप्लाई होते हैं? सर यस, डेफिनेटली होते हैं। तो यानी आप माशाल्लाह मतलब रिवाइज करके आए, यानी पक्का वो आपने आईएएस आईएएस खोला और आपने बोला चलो भाई अभी इसको हम मंड देते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड यार, बेहतरीन। चलें, हम वैसे ही करेंगे जैसे हम कैफ में मैं आपको प्रैक्टिस करवाया करता था, इन वेरी मच डिटेल, एंड यू गाइज विल बी शेयरिंग योर आंसर्स विथ मी हेयर। मैं एक एक का रीड करूंगा, फीडबैक दूंगा, क्योंकि ये फीडबैक आपको काम इसलिए आएगा क्योंकि अगर पहली बार आई कैप से फीडबैक लेने जाओगे तो दैट विल बी अ वेरी बिग ब्लंडर। क्लियर है? तो हम यहाँ पे सवाल रीड कर रहे हैं। पहला जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन विजिबल है सबको जानी? अच्छा, हमने ये कहा सबसे पहले, इन अ सिचुएशन where a pharmaceutical company is seeking to verify the accuracy of the royalty amount paid to its parent company based on the revenue generated from drug sales, यानी यहाँ पे parent entity amount of royalty की accuracy पे सवाल उठा रही है, उसको एक surety चाहिए। It decides to engage the external auditor to perform the agreed upon procedures. Okay भाई, सही है। The company's management, the company accounting department responsible for calculating royalties, and the parent company that received these royalty payments are involved in the process. यानी भाई तीन लोग इन्वॉल्व हैं, कंपनी का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कंपनी इटसेल्फ आपको जो है बोल रही है भाई ये करके दो, और तीसरा जो बंदा है वो है पेरेंट कंपनी। अच्छा जी, मैनेजमेंट wants to ensure that the royalty calculations are accurate and the accounting department responsible for executing the calculations, and the parent company is interested in accuracy of the royalty amount. अच्छा, अब ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, वो कह रहा है इन दिस सिनेरियो
आप ये बताएं कि हु वुड बी कंसिडर्ड एज अ एंगेजिंग पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है और इंटेंडेड यूज़र कौन है, और एक्सप्लेन करें ईच पार्टी का रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो एक लाइन का आंसर तो मुझे चाहिए नहीं, ऑब्वियसली यू नीड टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर कि अगर आप किसी बंदे को ये चीज़ का लक़ब दे रहे हैं या ओहदा दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब, और इसके लिए आपके पास है 5 मिनट, जल्दी से, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। पहली रिक्वायरमेंट है इसकी, लेट्स सी के पहले कौन करता है। अच्छा, अगर आप कहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि मैं जैसे पहले जो कैफ-एड में मैं आपके साथ करता हूँ कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे डालता हूँ, वहाँ पे अपने आंसर्स पेश करें ताकि मैं वहाँ पे रिप्लाई दूँ। क्या ख्याल है, ऐसा कर लें ताकि एक्यूरेटली आप जवाब दे पाएँ, और वही एक फियर आपके पास है कि यस यार हम लिख रहे हैं तो दुनिया भी देख रही है, सर भी देख रहे हैं, फीडबैक भी मिल रहा है। क्या कहते हो, नक्श हो जाएगा? तो मैं ज़रा इसको वहाँ डाल देता हूँ। तो मैंने ये वहाँ पे पोस्ट किया है, तो जो बाद में भी देखेगा वो भी पोस्ट करके चेकिंग करवा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया। अभी तक कितने लेक्चर हो गए? दिसंबर 25। देखिए लेक्चर्स तो खत्म हो चुके हैं, ये तो प्रैक्टिस चल रही है। अभी मैं एक नया सेशन फिर शुरू करूंगा लाइव, पर आप वो लाइव देख के कवर कर सकते हैं क्योंकि वो भी लाइव क्लासेस ही हैं, अपडेटेड वन, द रीसेंट वन। ओके, उबैद ने लिखा है इन द गिवन सिनेरियो मैनेजमेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी एज इट इज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा चलो अभी इस पर बात करते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज द इंटेंडेड यूजर सिंस AUP स्पेसिफिकली रेफरिंग देयर क्यूरीज एंड द प्रैक्टिशनर इज कंसिडर्ड एज अ एंगेजिंग पार्टी। प्रैक्टिशनर इज कंसिडर्ड एज अ एंगेजिंग पार्टी। देखो जानी यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई। एंगेजिंग पार्टी यानी वो पार्टी होती है जो आपको ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करने के लिए इंगेज कर रही है, जो आपसे इंगेजमेंट एग्रीमेंट करेगी। तो देखो मैंने कोशिश ये की थी जानबूझ के कि स्टैंडर्ड को इस तरीके से सवालात डिज़ाइन करूं कि एक एक चीज़ आपके सामने आ जाए। चलें, अ वेरी वेल रिटन थिंग एंड अ गुड ट्राई। हाँ जी, बाकी बच्चों जल्दी से। ओके, ज़ैनब ने लिखा द पार्टी दैट engages the practitioner to perform the agreed upon procedures considered as the engaging party। सही है। एंड इन दिस सिनेरियो द engaging party is the pharmaceutical company। ओके, वेरी गुड। As it needs to verify the amount to be paid to the company based on the revenue generated from the drug sale. Intended user will be the parent company as it is the practitioner expects that it will use
द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट, वेरी वेल रिटन जैनब, बट यू कैन राइट इट हियर दैट यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एंगेजिंग पार्टी मैनेजमेंट हो गई और रिस्पॉन्सिबल पार्टी यहाँ पे इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट को दोनों को रिस्पॉन्सिबल पार्टी कहा जा सकता है। एग्रीड जैनब? अच्छा, असद कह रहे हैं द कंपनी its management has decided to engage the auditor for the required engagement, so the company is the case will be the engaging party. Very good. As in this case, the accounting department is responsible for the accounting, so वो हो गया subject matter का responsible, बिल्कुल सही है. And the final report will be intended for the parent company, it will be as considered as the intended user. Very well written यार. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने, बेहतरीन असद एंड जैनब और उबैद, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी ट्राई थी और बेहतरीन लिखा। आप एक बात बताएं, आपको ये पता है ना कि ये इंटेंडेड यूज़र एंगेजिंग पार्टी मुझे पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि एंगेजमेंट एग्रीमेंट ऐसे बनता है। अगर एंगेजमेंट एग्रीमेंट में आपने पार्टीज़ गलत सेलेक्ट की, यानी पार्टीज़ के रेफरेंसेस गलत दिए, तो क्या आपका एंगेजमेंट लेटर ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर सही होगा या गलत होगा? जल्दी बताओ, अभी करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इसको फेसबुक पर भी डालें। अच्छा, रिमशा कह रही हैं कि इन दिस सिनेरियो द फार्मास्यूटिकल कंपनी इज बोथ द एंगेजिंग पार्टी seeking to verify the accuracy of the royalty among the responsible party. चलें जी, and its accounting department responsible for calculating those amounts. The parent company is intended user that is interested for the accuracy of the amounts. Very good, Zimsha. Very good. Very well written. Arif, in the above scenario, the parent company is the engaging party as it has appointed the auditor for the performance of AUP. बिल्कुल सही है. The accounting department and the management responsible for responsible party as it is initially responsible the royalty expense calculated and providing information necessary to perform the AUP. The intended user shall be the parent company. Very good. Very good, Arif. अच्छा, pharmaceutical company, parent company and the practitioner are the engaging party. खिजर ये गलत लिख दिया जानी. फार्मास्यूटिकल कंपनी, पेरेंट कंपनी, ये तीनों एंगेजिंग पार्टी नहीं है ना. इंटेंडेड यूजर एंड द रिस्पॉन्सिबल पार्टी रिस्पेक्टिवली. अच्छा, तुमने वो एक साथ लिख दिया, पर देखो तुमने जो लिखा है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी, पेरेंट कंपनी, प्रैक्टिशनर, एंगेजिंग पार्टी, जल्दी से बताओ ऑनलाइन वालों, सब बच्चों, क्या यहाँ पे तीनों इंगेज कर रहे हैं या सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी इंगेज कर रही है? जल्दी से, सिर्फ फार्मा कंपनी इंगेज कर रही है, तो इन दिस केस द इंगेजिंग पार्टी इज द ओनली फार्मास्यूटिकल कंपनी. दैट्स इट. ये बात याद रखिएगा. सही है? नहीं, वो तुमने ये लिखा है ना कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, पेरेंट कंपनी एंड द प्रैक्टिशनर आर एंगेजिंग पार्टी, इंटेंडेड यूजर एंड द रिस्पॉन्सिबल पार्टी. अच्छा, तुमने यूं लिख दिया, फार्मास्यूटिकल कंपनी को तुमने बता दिया पहले कि वो है एंगेजिंग पार्टी, फिर पेरेंट को इंटेंडेड यूजर एंड द रिस्पॉन्सिबल. ओके, फिर सही है. फेयर इनफ, फेयर इनफ. अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी नीड्स टू परफॉर्म द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. अच्छा, अब देखो एक बात बताओ, जैसे खिजर ने यहाँ पे ये लिखा है. अच्छा देखो, मैं नाम लेके जब मैं बोलता हूँ ना, तो किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट का मकसद है. आप लोग बताएंगे ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ पे खिजर ने ये लिखा है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी नीड्स टू परफॉर्म द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर. आप बताएं कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करती है? जल्दी बताओ. या प्रैक्टिशनर करता है? प्रैक्टिशनर. हाँ, तो देखो ये हमें इम्प्रूव करना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए. प्रैक्टिशनर इम्प्रूव करता है, तो इस बात का ख्याल रखना है. द मैनेजमेंट प्रिपेयर्स द कैलकुलेशन, देयरफॉर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी. तो खैर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खिजर ऊपर नीचे हो गया, पर इसका ख्याल रखना. अच्छा, अक्षय ने लिखा है कंपनी हैज डिसाइडेड टू एंगेज द प्रैक्टिशनर टू परफॉर्म द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, देयरफॉर द कंपनी इज द एंगेजिंग पार्टी. वेरी वेल डन. पेरेंट कंपनी इज इंटेंडेड यूजर एज इट रिसीव्स रॉयल्टी अमाउंट. Fair enough. The management prepares the calculation of royalty, therefore the management is the responsible party. Very good यार अक्षय, बेहतरीन, very well drafted. अच्छा अक्सा, आपने क्या वहाँ पे भेजा है? मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ. और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आंसर्स प्लीज़ वहाँ कॉपी करो, ताकि हम अकॉर्डिंगली वहाँ पे चेक करें. एक वो होना चाहिए वहाँ पे कि यार आपने ये चीज़ें लिखी हैं. चलें, जूम पर ही है. अच्छा, मैं देख लेता हूँ ऊपर. ओके, हाँ ये रहा. इन दिस सिनेरियो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी एज द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर. ओके, एंगेजिंग पार्टी इज द मैनेजमेंट. ओके, पार्टी कंपनी
इज इंटेंडेड यूजर, पार्टी कंपनी है, पेरेंट कंपनी इज इंटेंडेड यूजर, आपने वो शायद टाइपिंग ऑटो करेक्ट हो गया है, पेरेंट कंपनी इज द इंटेंडेड यूजर, द पेरेंट कंपनी इज इंटेंडेड इन एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन। वेरी गुड, वेरी वेल ड्राफ्टेड। चलें, तो पहले बताओ हमें इससे एक सीख मिली कि हमें इंटेंडेड यूजर, इंगेजिंग पार्टी और रिस्पॉन्सिबल पार्टी में फर्क समझ आता है। टिक लगा दें इस पे, ये हिसाब किताब हो गया। चलें आगे, अब गेम तो यहां से शुरू करूंगा मैं वापस से। यहां पे लिखा हुआ है प्लीज एक्सप्लेन प्रैक्टिशनर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ प्रैक्टिशनर इज बीइंग आस्क्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। यानी अब आपको कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, इसके आगे कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा अगर आपको ये फॉलोइंग प्रोसीजर परफॉर्म किए जाने को कहा जा रहा है। एग्रीड? पहले बताओ रिक्वायरमेंट समझ आ रही है, हाँ या ना में जवाब दो। आई एम एम्फसाइजिंग द रिक्वायरमेंट अगेन एंड अगेन। चलें, कहा यह जा रहा है कि भाईजान आप हैं प्रैक्टिशनर, आपको ये प्रोसीजर करने को कहा जा रहा है। अच्छा, मुद्दा प्रोसीजर किस पे परफॉर्म करने को कह रहा है? इसी मुद्दे पे जो ऊपर है, इसी मुद्दे पे आपको अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करने को कहा जा रहा है तो आपका रद्द अमल क्या होगा, क्या करेंगे इसके आगे? तो यहां पे मैं रीड कर रहा हूं ये प्रोसीजर। रिव्यू ऑफ सेल्स इनवॉइसेस ऑन अ सैंपल बेसिस टू वेरीफाई दैट द सेल्स फिगर्स मैच विद द अमाउंट्स reported in the worldly calculations, comparison of the revenue to the industry benchmark to assess whether the revenue reported is reasonable, examination of marketing expense to determine if they align with the revenue, interview लूँगा सेल्स स्टाफ के ताकि क्वालिटेटिव इंसाइट्स मिले सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर। आपका टाइम शुरू होता है अब। या बाकी सब ने भी वहां पोस्ट करना है? अभी तक सिर्फ हमशा ने पोस्ट किया है। आई नीड द डॉक्यूमेंटेशन देयर एज वेल। ये तुम लोगों को टफ टाइम देगा। अच्छा, पहले एक बात बताओ सारे बच्चों मेरे, इधर सुनना। पहले बात, आपके पास एग्जाम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग खोलने की इजाज़त होगी ना? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आपके पास अभी हाथ में अवेलेबल है ना, तो हेल्प ले लो। हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। खोलें, उसमें सोचें कि कहाँ से पूछा है मैंने ये सवाल। दिमाग घुमाने के लिए बनाया ये सवाल मैंने। सोचें, समझें कि कहाँ से आया है।
असद ने ए लिखा है और फिर आगे लिखेंगे कि वो ए के लिए कुछ बता रहे हैं। उबैद कहते हैं प्रैक्टिशनर शुड ऑब्टेन द सेल्स लेजर एट द फर्स्ट एंड शुड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सैंपल एज पर द एग्रीमेंट। इफ इट इज डन, इफ नो, देन एज पर द बेस्ट प्रैक्टिस आफ्टरवर्ड्स प्रैक्टिशनर शुड कंपेयर द सिलेक्टेड रिसीट्स। नहीं जानी, गलत। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक सोचने का तरीका सिखाता हूँ आपको उबैद, और देखो ये जानबूझ के मैंने सवाल पूछा, एग्जामिनर अगर अपनी औकात पे आ जाए तो तुम्हें कहाँ घुमा सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, इसके समय सवाल नहीं मिलेंगे। मैंने ICW छान मारा, मैं तो कहा चलो वहाँ से उठा लेता हूँ, मैंने बोला ACCA छानता हूँ, वहाँ से उठा लेता हूँ, दोनों जगह से नहीं मिले सवाल। मेरे पास तो पूरा बैंक मौजूद है दोनों का। तो मैंने कहा अब क्या करना है, अब हम सवाल बनाते हैं और लोग हमारे सवाल उठाएं, तो ये कर लिया मैंने। तो इस सवाल में क्या आपसे मैंने ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि प्रोसीजर्स कैसे डिज़ाइन होने चाहिए, प्रोसीजर गलत है या सही है, जल्दी बताएं, प्लीज़ बताएं। क्या मैंने ये पूछा है आपसे? मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा। और आप सोचें अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है और आप प्रोसीजर लिख के आएंगे तो आपको नंबर तो नहीं मिलते। तो मैंने वही हरकतें शुरू कर दी हैं जो कैफ में मैं करता हूँ आखिर में। नहीं अक्सा, गलत, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप क्यों नहीं डालते फेसबुक पे ये, मुझे वहाँ पे कमेंट करने दो। यही जो आप लिख रहे हैं, यही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके, ये अच्छी बात है कि मैंने लिखा। ओके, तो असद ने लिखा है, अभी असद का आंसर मैं रीड कर रहा हूँ। वी विल ऑब्टेन द सेल्स रजिस्टर एंड चूज द सैंपल एज पर 530। अच्छा मुझे आप एक बात बताते हैं, क्या यहाँ पे मैं किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस दूंगा? क्या मुझे सैम्पलिंग यहाँ पे 530 के हिसाब से करनी चाहिए? जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है भाई? हाँ जी, जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। नहीं हो सकता। तो और देखो असद, आपने भी पता है क्या किया, आपने भी प्रोसीजर बताएं। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको ये प्रोसीजर करने को कहे गए हैं तो आपका रद्द अमल क्या होगा? कुछ करीब पहुंची हो जैनब, कुछ करीब पहुंची हो, कुछ करीब पहुंची हो। अगेन मैं आपको मौका दे रहा हूं, खोलो स्टैंडर्ड, खोलो ISRS और देखो। हाँ देखो, फेसबुक पे लिख के बताओ मुझे, वहां पे तुम्हें जवाब देना है ताकि वो नक्श हो जाए एक बार। ये लिखा ना तुमने असद, ये बात लिखी तुमने, अब आई बात समझ, अब आई बात समझ। अच्छा अगर मैं बच्चों तुम लोगों को ये कहूँ, मैंने ये खोल लिया ISRS, सही है, ये खोल लिया ISRS। अच्छा ज़रा इस ISRS के अंदर हम ये देखें, हम ये देखें, आपके सामने स्क्रीन आ रही है अभी? पॉइंट 22 में से, क्या बात है यार, क्या बात है जी, बिल्कुल सही पहुंच गए। देखो, द प्रैक्टिशनर शैल एक्सेप्ट और कंटिन्यू द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ओनली व्हेन, आप जरा सिर्फ ये देखें जानी, ओनली व्हेन, आप ये देखें कि आपके पास जो है, पहले तो उसने प्रोसीजर एग्री कर लिए हो, तो देखो वो तो कह रहा है ना, इंगेजिंग पार्टी एक्नॉलेज कर रहा है कि जो प्रोसीजर हैं वो सही हो। चलो यहाँ से भी नहीं पूछा, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट इफ द प्रैक्टिशनर इज अवेयर of the any facts and circumstances indicating that the procedure that the practitioner is being asked to perform are inappropriate for the purpose of engagement। मुझे बताओ, क्या मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करके
क्या ये वाले प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या मैं अपने मकसद को अचीव कर पा रहा हूँ? मकसद क्या है? उसकी रॉयल्टी की पेमेंट को देखना। ना इसमें रॉयल्टी की परसेंटेज अप्लाई करने का जिक्र है, ना इसमें सेल्स की जो है अमाउंट को वेरीफाई करने का जिक्र है। क्या ये प्रोसीजर एक्यूरेट हैं इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस? प्लीज बताओ। तो अब आपके पास जो लिखने का तरीका है वो यही होगा ना जानी। लिखने का तरीका तो यही होगा कि आप बोलोगे सिंस द प्रोसीजर दैट द प्रैक्टिशनर हैज बीन आस्क्ड टू परफॉर्म does not seem to be appropriate in the given circumstances considering the purpose of the engagement। याद है मैंने आपको सिखाया था पर्पस देखना होता है आपने कि किस मकसद के लिए वो करवा रहा है। उस मकसद को देखते हुए आपने देखना होता है क्या वो प्रोसीजर अप्रोप्रिएट है या नहीं है। पहले तो बात याद आ रही है? बात याद आ रही है जानी? बात याद आ रही है? ये मैंने स्पेसिफिकली बताया ISRS के अंदर। अब देखो एक बच्चा इसको इतने जेनरिक तरीके से देख के जाता है एग्जाम के अंदर कि ये चीजें। अब देखो एप्लीकेशन आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है इसकी, जल्दी बताओ एप्लीकेशन आ रही है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई सवाल यहाँ से उठ के आया है कि यू नो द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट, यू नो द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट एंड दीज प्रोसीजर्स आर नॉट सर्विंग द पर्पस। क्या ये मैं कह सकता हूँ? क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोसीजर मेरे पर्पस को सर्व नहीं कर रहे? बात समझ आती है? तो ये फायदा है रीडिंग का। अच्छा अब नीचे देखें ना, अगर नीचे देखें तो वो यही कह रहा है कि भाई एक्सेप्ट तो तब करोगे ओनली व्हेन एंगेजिंग पार्टी एक्नॉलेज करे कि ये प्रोसीजर जो है वो अप्रोप्रिएट है। प्रैक्टिशनर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिलेटेड फाइंडिंग कैन बी डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिवली इन टर्म्स द क्लियर और नॉट मिसलीडिंग। बात समझ आ रही है? तो सारे प्रोसीजर्स में से ये पैराग्राफ 21 में से आया था अकॉर्डिंगली। हाँ जी, बात समझ आती है? तो चलें हम इधर चलते हैं और हमने कहा हम जरा इसका सोल्यूशन रीड करते हैं पार्ट 2 का। देखिएगा मैंने कहा कंपेयरिंग रेवेन्यू टू द इंडस्ट्री बेंचमार्क। क्या उसने ये कहा है कि रेवेन्यू को इंडस्ट्री बेंचमार्क से कंपेयर करो? हाँ या ना में जवाब दो। यस बिल्कुल कहा है उसने कहा कि एग्जामिनिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस and interviews with the sales staff does not provide evidence of the actual royalty amount। भाई ये वेरीफाई करके भी एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट तो वेरीफाई हो ही नहीं रही है, मकसद ही अचीव नहीं हो रहा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? मकसद अचीव नहीं हो रहा, मैंने यही बता दिया। ये रिजल्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर कि भाई मैं जाके देख रहा हूँ कि एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट क्या पे होनी चाहिए, ये तो उससे अलग ही जा रही है चीज आगे। इंस्टेड these procedure will provide evidence about the reasonableness of the sales amount। अबे भाई क्या मैं ऑडिट कर रहा हूँ यहाँ पे? क्या मैं ऑडिट कर रहा हूं यहां पे कि मैं सेल्स की रीजनेबलनेस को देखूं? जल्दी बताओ। पहले तो लिखने का तरीका आया, लिखने का तरीका आया। मैं ये तो नहीं कर रहा यहां पे यार कि मैं सेल्स की रीजनेबलनेस को चेक कर रहा हूं, ये तो नहीं कर रहा मैं। अच्छा अली शेर कह रहे हैं कि सर रॉयल्टी बेस तो सेल्स के ऊपर है ना। आप एक बात भी याद रखें, क्या मैं कोई ऐसा प्रोसीजर एग्री कर सकता हूं जो कि ऐसा लगे कि मैंने सेल्स की वेरिफिकेशन की है, यानी सेल्स की ऑथेंटिसिटी को ऑडिट किया है? ऐसा मैं कोई प्रोसीजर बना सकता हूं? सवाल है आपसे। ऐसे तो कोई मैं वर्ड ही यूज नहीं कर सकता। तो यहां पे जितने भी प्रोसीजर मुझे परफॉर्म करने को कहे जा रहे हैं वो तो मुझे ये कह रहा है, सुनिएगा, वो मुझे ये कह रहा है कि ये जो फाइनेंशियल्स में सेल्स अमाउंट आ रही है ना उस पर रेट चिपकाओ और रॉयल्टी की अमाउंट बननी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो फाइनेंशियल्स में जो सेल की अमाउंट आ रही है मैक्सिमम व्हाट आई हैव टू डू, मैं सैंपल बेसिस पे जो है सेल्स की ट्रांजैक्शन उठाऊंगा, उसको इनवॉइसेस से मैच कर लूंगा। बात समझ आ रही है? मेरी इससे ऊपर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप ये प्रोसीजर लिखेंगे ना तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखें, वापस यहाँ आते हैं, ये देखें, agreed upon procedure and the related finding can be described objectively in terms of the clear, not misleading and not subject to varying interpretation। अच्छा अगर आप इसमें 832 से लेके 36 पढ़ेंगे ना, वो कह रहा है आपके प्रोसीजर ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि जिसकी इंटरप्रिटेशन आप अलग करें, वो अलग करें, मैं अलग करूं। क्या ऐसे प्रोसीजर आप लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। और ये क्यों मना कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर, देखो आपको कहा क्या जा रहा है, आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कब करेंगे? शर्त क्या है? तीसरी शर्त है
कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और उसकी रिलेटिंग, यानी प्रोसीजर और फाइंडिंग दोनों का ख्याल रखना है। प्रोसीजर हो या फाइंडिंग हो, ऐसे नहीं लिखना कि ऑब्जेक्टिवली ना बता पाओ, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई मिसलीडिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए, और तीसरी पार्टी जो है उसकी इंटरप्रिटेशन अलग ना निकाले। यानी हो सकता है तुम मुझे ये रिपोर्ट देते तो मुझे तो ये पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई ये बंदे ने तो ऑडिट किया है, पहले बताओ बात समझ आ रही है? वो सेल्स की कंप्लीटनेस को वेरीफाई कर रहा है, एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहा है, यानी ये प्रोसीजर करके आपको पता है कि प्लीज, हाँ वेरी गुड, वी डोंट नीड टू वेरीफाई द सेल्स। अब एक और बात मजे की सुनो, आपको नहीं लगता कि जो प्रोसीजर उसने लिखवाए मुझसे, जो प्रोसीजर उसने मुझसे लिखवाए हैं, वो अल्टीमेटली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं सेल्स की अकरेंस को चैलेंज कर रहा हूं? क्या कहते हो? कर रहा हूं चैलेंज सेल्स की अकरेंस को। तो अब जरा इस पे आते हैं, हम ये कह रहे हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की रिलेटेड फाइंडिंग्स जो हैं, सही है, डिस्क्राइब करनी चाहिए हमें ऑब्जेक्टिवली, क्लियरली, और दूसरा मिसलीडिंग ना हो और सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली जब आपने ये स्टैंडर्ड खुद रीड किया, जब आप सुन रहे थे, तो आपने उसको ऐसा लपेट के निकाला था कि आपकी सोच है, बट क्या इसकी एप्लीकेशन समझ आ रही है? और ये मैंने इसलिए भी सवाल बना दिया क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स जब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर फर्म में कर रहा होता हूँ किसी क्लाइंट के लिए, तो पता है सामने से ये आते हैं प्रोसीजर्स लिखे हुए कि भाई ये कर दो, मैं बोलूँगा भाई ये कर दो, तो ये तो ऑडिट है, मैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ये तो नहीं लिख सकता। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ऑब्जेक्टिवली, क्लियरली, विदाउट मिसलीडिंग थिंग मुझे बतानी होती है, सिंपल सिंपल। मैं कोई ओनरशिप नहीं लेता। अच्छा मुझे बताओ, इसमें डेटा की ओनरशिप आप लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर की ओनरशिप आप लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते भाई। आप यहां पे बोलते हैं ये प्रोसीजर है, ये कंक्लूजन है, खुद कंक्लूड कर, मैनेजमेंट लेती है, ऐसा है? बात समझ आ रही है? तो सर हमने यहां पे अब समझने के लिए लिखा, दिस कुड हैव बीन रेलेवेंट व्हेन वी आर एंगेज टू परफॉर्म द ऑडिट। याद करें मैंने आपको इसी चैप्टर के अंदर ये चीज सिखाई थी कि आपने एक्सेप्टेंस के वक्त ये देख लेना है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट ऑडिट एश्योरेंस से पूरी हो रही है, वो मुझसे ये रिपोर्ट मांग रहा है, ऐसा है? टेक्निकली तो जो करने को कह रहा है वो तो मुझे कह रहा है ऑडिट कर दे भाई, इसका मकसद फिर एग्रीड अपॉन तो नहीं हुआ। अच्छा, एज अ रिजल्ट द प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट एंड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू अमेंड द प्रोसीजर बिकॉज प्रोसीजर्स आर इनएप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट। पहले बताओ जानी, बात समझ आती है, गेम समझ आती है? तो हमने थोड़ा सा अपना स्कोप ब्रॉडर रखा, एग्रीड? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा जल्दी बताओ, क्या ये तुमने आई थिंक नाम नहीं रखा हुआ, एनटेक के नाम से आ रहा है, बट जो भी है आप मुझे बताएं, क्या ये बच्चा सही कह रहा है कि सर अगर उसको किसी स्पेसिफिक हेड पे तला, ओके सॉरी, अच्छा भाई तला कह रहे हैं कि सर क्या फिर उसको 805 में चला जाइए स्पेसिफिक एलिमेंट को ऑडिट कराने के लिए? क्या कहते हो? क्या तला बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उसको इतनी मस्ती है, उसको अश्योरेंस चाहिए, तो अश्योरेंस के लिए फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एफएस का ऑडिट हो सकता है? यस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलें, आपकी इजाज़त हो तो क्या अगले सवाल पे मूव ऑन हो जाएं? क्या कहते हो? चलें, डन, चलो ओके। अच्छा अब ये सवाल जो मैंने बनाया है वो मैंने आपको रिपोर्ट दे दी है, और रिपोर्ट देने के बाद मैंने आपको कहा है कि इसमें बताएं कि गलतियां क्या क्या हैं। तो ज़रा मैं ये आपको ग्रुप पे भेज दिया मैंने, ये पीडीएफ, सही है, क्योंकि एक पेज पे आएगा नहीं, मैं फिर भी रीड कर देता हूँ उसको, ताकि जो बाद में सुनेंगे ये लेक्चर उनके सामने पूरा जो है सिनेरियो हो, और हम उसको ऑब्वियसली उस कमेंट के नीचे भी डाल देंगे। आगे सुनिएगा, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द ड्राफ्ट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ISRS। अच्छा देखें, जब भी आप किसी रिपोर्ट को रीड करके उसमें गलतियाँ निकालेंगे तो पीछे आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना कि किस चीज़ पे बनी है रिपोर्ट, ऐसा है? ओके। ऑन असेसिंग द हिल्टन फार्मास कंप्लायंस विद द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्राफ्ट एक्सपायर्ड इन्वेंट्री पॉलिसी, यानी यहाँ पे आप मुझे बताते हैं इंटेंडेड यूजर कौन है? इंटेंडेड यूजर कौन है? शॉर्टकट में बता दो, ड्रैप, वेरी गुड, ड्रैप इज द इंटेंडेड यूजर। और वो ये जानना चाह रहा है
कि जो मेरी एक्सपायर्ड इन्वेंट्री की पॉलिसी है कि एक्सपायर्ड इन्वेंट्री अलग से साइड में पड़ी होनी चाहिए, उसको जला देना चाहिए। ये मैंने तुम्हें ओवरऑल सिनेरियो बता दिया कि एक्सपायर्ड इन्वेंट्री अलग होनी चाहिए, जल जानी चाहिए। क्या वो जो चीज़ है क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है? पहले बताओ बात समझ आ रही है? इसके ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करवाए जा रहे हैं। चलें आगे। रिव्यू द बिलो ड्राफ्ट रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई एनी डेफिशिएंसीज और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। दो रिक्वायरमेंट है, कोई डेफिशिएंसी अगर कुछ गायब है तो वो भी बताओ और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बताओ। ऑल्सो इंक्लूड प्रोसीजर दैट यू थिंक शुड बी देयर। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोसीजर होने चाहिए तो वो अलग से डाल दो। एग्रीड भाई? तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। अच्छा, अब ये मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी पूरा भेज दिया है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टू ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। पर्पस ऑफ दिस AUP, सही है जो हम लिखते हैं क्योंकि हेडिंग आती है सबसे पहले। Our report is solely for the purpose of assisting DRAP in determining whether the Hilton Pharma is compliant with the DRAP expired inventory policy. This report is intended solely for the company and DRAP should not be used by or distributed to any other parties. ये लिखा हुआ। Responsibility लिखी हुई है, company has acknowledged that the agreed upon procedure appropriate for the purpose of the engagement. The company also the responsible party is responsible for the subject matter on which the agreed upon procedure are performed. We have conducted the agreed upon procedure engagement in accordance with international standards on related services और ये सारी चीज़ें। An agreed upon procedure engagement involves performing the procedure that have been agreed with the company and reporting the finding which are factual results of the agreed upon procedure performed. Had we performed the additional procedure, other matters might have come to our attention that would have been reported. चलो जी, प्रोफेशनल एथिक्स की बात आ रही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फिर बोला वी हैव परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। ये आपको प्रोसीजर दिए हुए हैं। मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि आप पूरी रिपोर्ट में एक एक करके डेफिशिएंसीज एक साथ मुझे बताएंगे और वहां पोस्ट करेंगे, तो मैं उस पर कॉमेंट्री करूंगा। चलें जल्दी से। ये मैंने आपके सामने रख दिया। क्वेश्चन मैंने ज़रा उस पर भेजा है, क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ सॉरी मैं समझ गया, दूसरा क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ। थैंक यू। ये हम ज़रा मैं देख लेता हूँ मोदी वाला।
उबैद ये वाली बात नहीं समझा, पर्पस ऑफ AUP में आपने क्या लिखा हुआ है? इन दिस सेक्शन द प्रैक्टिशनर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट। हाँ ये तो सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, यानी इसमें कोई इशू नहीं है। अगेन मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि जब ऐसे सवाल आता है ना तो आपके पास कुछ हथियार मौजूद हैं, वो है ISRS, वो खोलें, वो देखें, उसमें से बताएं क्या गलतियाँ हैं। मतलब एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू यूज़ दो स्टैंडर्ड्स। नहीं 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 उबैद, क्योंकि यहाँ पे तो हम करते ही ऐसे हैं। क्योंकि हम AUP करते ही इसलिए ना ताकि उसको असिस्टेंस यानी उसको हेल्प हो जाए। वेरी गुड आरिफ, एक तो तुमने सही पिक की। वेरी गुड रिमशा, वेरी गुड आरिफ। ओके खिजर ने लिखा है, अच्छा एक अच्छी चीज़ ना, खिजर ने अच्छी चीज़ पिक की है। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट डज नॉट इंडिकेट दैट दिस रिपोर्ट इज एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट। कितने लोगों ने ये मिस किया था जल्दी बताओ? यहाँ पे टाइटल ही गायब है कि ये एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट है, जल्दी बताओ। मिस हो गया ये, टाइटल ही गायब है। टाइटल बताना होता है, क्योंकि देखो ऐसे तो कोई इसको अश्योरेंस रिपोर्ट समझेगा, तो आपने क्लियरली इंडिकेट करना होता है कि दिस इज, अच्छा लिखा है जाना, वेरी गुड। ओके, एन स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट दीज AUP आर नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। चलिए ये भी बिल्कुल सही लिखा खिजर, वेरी वेल डन। नॉट गिविंग ओपिनियन, द डेट एंड लोकेशन इज मिसिंग, बेहतरीन। अच्छा अक्सर लिखती हैं इन द प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ देयर शैल बी अ स्टेटमेंट वी मेक नो रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। दिस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस। वेरी गुड, चलें ये भी आपने पिक कर लिया। अच्छा खिजर ने 4 पिक किए हैं, सही है, और ऑब्वियसली उसमें हेडिंग वाला भी, आप कह रही हैं जनाब आपने भी हेडिंग वाला पिक कर लिया था। चलो तो मैं बताता हूँ, पर्पस जो है ना, पर्पस है उसके अंदर भी कुछ मिसिंग है। एक बार रीड कर लो रिपोर्ट से। यस, नो यूज ऑफ अनदर पर्पस की लाइन मिसिंग है, बिल्कुल। टाइटल डज नॉट क्लियरली इंडिकेट, बिल्कुल सही है। द फ्रेज दैट द रिपोर्ट इज फॉर असिस्टिंग द ड्राफ्ट, मीनिंग द ड्राफ्ट इंटेंडेड यूजर, एंड here we must refer to the engaging party. The statement that is not assurance engagement is missing. चलें जी, गुड। हाँ जी,
और कुछ इसमें और कुछ जानी? एंगेजमेंट पार्टी हैज एक्नॉलेज इज मिसिंग, बिल्कुल सही है, वो ऊपर ही तुम्हारा कवर हो गया पर्पस वाले पैराग्राफ के अंदर। बेहतरीन, ये भी बिल्कुल सही है। एथिक्स के पैरा में इंडिपेंडेंस का बताया नहीं गया कि लाजमी नहीं है। नहीं तो देखो इसमें लिखना नहीं होता, अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर रिक्वायरमेंट थी इंडिपेंडेंस की, तो वो पूरी भी कर रहा है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। होगा तो लिखा हुआ है ना, मैंने आपको कहा था ना कि बाज़ औक़ात आप देखेंगे भी ISRS के अंदर कि कुछ इंगेजमेंट्स में दरकार होता है, तो वो है तो है, उसने पे पूरा किया उसको, वो स्टेटमेंट भी दे रहा है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? इतनी ही मिली हैं, जल्दी बताओ। मैक्सिमम 4 मैंने देखी हैं खिजर की, जल्दी बताओ 4 मिली हैं या उससे ज़्यादा हैं? एक बार प्रोसीजर्स पे नज़र मारें। फैक्चुअल फाइंडिंग 1 अक्सा कह रही है इज नॉट करेक्ट। अच्छा अक्सा ये भी बताएं सबको कि क्यों नहीं करेक्ट। हाँ जी, इस ISRS के एम्बिट से ही जवाब दीजिएगा, यानी इसके अल्फाज यूज करके। हाँ जी, इस ही के अल्फाज यूज करके मुझे बताइएगा कि why we are saying that factual finding 1 is not correct. हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे we found that all the expired stock have been identified by the management. हाँ जी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं टेक्निकली? जल्दी बताओ सारे बच्चों, क्या कर रहे हैं हम इसमें टेक्निकली? हाँ जी, आरिफ, अब्दुल राफे, अली शेर अश्योरेंस दे रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है? हम ये लिख सकते हैं कि दिस कुड बी interpreted as assurance. As the finding shows that the assurance is given, that's why it is not in accordance with this standard. आप वैसे यहाँ से अल्फाज उठा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये है ना, ये वाला 832, 836 अक्सर नज़र आ रही है स्क्रीन पे। A32 से लेके A36 में यही बातें की गई हैं। तो अगर मैं वैसे जाके आपको यहाँ पे बताऊँ, ये देखिएगा, ये एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, यहाँ से उठा सकते हैं आप। ये वाली टर्म्स दैट इम्प्लाई द एक्सप्रेशन ऑफ अश्योरेंस, यहाँ से लिख सकती थी ना आप, देखें पहला लिखा हुआ आ रहा है, दीज टर्म्स इम्प्लाई द एक्सप्रेशन ऑफ अश्योरेंस। बात समझ आती है? तो देखो ऐसे ऐसे यू नीड टू यूज दी स्टैंडर्ड्स। आपको याद हो कि यहाँ से मैं उठा के लिख सकती हूँ ताकि एग्जैक्ट जवाब जाए उसके पास। क्लैरिटी है? बात समझ आती है? ओके, हम वापस यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, दूसरे प्रोसीजर में देखते हैं। पहले प्रोसीजर फॉर सैंपल ऑफ एक्सपायर्ड स्टॉक सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री वी इंस्पेक्टेड दे आर केप्ट सेपरेट और नॉट। चलो प्रोसीजर तो मुझे सही लग रहा है, क्या कहते हो? प्रोसीजर सही है? हाँ जी, उबैद कह रहे हैं प्रोसीजर सही है। जल्दी बताओ क्या प्रोसीजर सही है? अच्छा, बट इस प्रोसीजर के अंदर एक चीज मिसिंग है। वो चीज मिसिंग है हाउ मच सैंपल। अभी वही बात आ जाएगी कि अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे कि कितने सैंपल। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ये भी एक ट्रिक है इसके अंदर।
कि हाउ मच सैंपल, आप लिखो ना क्लियर, फैक्ट बताओ ना, फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट है भाई, फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट है, यू नीड टू टेल कि असल में फैक्ट क्या है। आप यकीन करें जितनी भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मेरी फॉर्म में बनती है ना, वो यहाँ से क्लियर होकर गुजरती हूँ, मैं यहाँ पे क्लियरली बोलता हूँ कि भाई लिखो पहले, मैनेजमेंट से एग्री करो कितना सैंपल उठाओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अदरवाइज तो एक बंदा समझेगा कि पता नहीं इसने कितना सैंपल उठाया होगा, हो सकता है वो बोले कि भाई इसने अच्छा खासा सैंपल उठाया होगा, तो क्या अलग अलग बंदे की अलग अलग इंटरप्रिटेशन जाएंगी, वेरिंग इंटरप्रिटेशंस, तो वो तो वैसे ही मना है, वो तो वैसे ही मना है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर अ सैंपल ऑफ एक्सपायर्ड स्टॉक नहीं होगा। आप बताएंगे कितना आपने स्टॉक उठाना है, पहले बताओ जानी, बात समझ आती है जल्दी से? हाँ जी, ओके गुड। अच्छा अब इसका मुझे ये बताएं कि ये जो फाइंडिंग लिखी हुई है इसमें क्या कोई इशू है, इसकी फाइंडिंग में कोई इशू है? जल्दी से बताओ, इसकी फाइंडिंग में जानी कोई इशू है? इस ही प्रोसीजर की, चलो प्रोसीजर में तो इशू आपने बता दिया, इसकी फाइंडिंग में डू यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ इशू? हाँ, तला कह रहे हैं कि सर रीजनेबल का मतलब ये है कि सब सही है, मीन्स अश्योरेंस दे रहा हूँ, यानी रीजनेबली केप्ट सेपरेट, तो क्या अगेन ये भी कैन बी व्यूड एज अ, इंटरप्रिटेटेड एज अ अश्योरेंस, ऐसा है? ओके अब तीसरे प्रोसीजर पे आ जाओ। ऑब्टेन्ड एक्सपायर्ड इन्वेंट्री बर्न्ट आउट रिपोर्ट and inspected total quantity appearing therein। ये तो देख सकते हो ना टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है, वो तो सीधा सीधा दिख जाएगी। एक्सपायर्ड इन्वेंट्री बर्न्ट आउट रिपोर्ट देखिए और देखिए कि उसमें इन्वेंट्री कितनी आ रही है। अच्छा, वी फाउंड दैट टोटल 1257 आइटम्स वर अपीयरिंग इन द इन्वेंट्री बर्न्ट आउट रिपोर्ट। क्या ये लिखना सही है या गलत है? हाँ या ना में जवाब दें, जल्दी बताएं। क्या ये लिखना सही है? सही है, क्योंकि मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने जब वो देखा तो ये, अब जाहिर सी बात है इसमें कोई मैं अश्योरेंस तो नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ जो देखा वो बता दिया, फैक्ट है, सबूत मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर है? आगे फिर हमने कहा 10 सैंपल उठाए फ्रॉम इन्वेंट्री बर्न्ट आउट रिपोर्ट एंड ट्रेस इट बैक टू द एक्सपायर्ड लिस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री। यानी जो एक्सपायर्ड लिस्टिंग थी, एक्सपायर्ड लिस्टिंग थी जो मेरे पास पहले, मैंने देखा बर्न्ट आउट रिपोर्ट में मेरा मकसद क्या था कि वो सारी इन्वेंट्री जल गई हो, तो बर्न्ट आउट रिपोर्ट के अंदर से 10 सैंपल उठाया, उसको वहाँ से मैच कर लिया कि क्या वो इन्वेंट्री की एक्सपायर्ड लिस्टिंग में आ रही थी नहीं आ रही थी। क्या ये प्रोसीजर सही है? क्या ये प्रोसीजर सही है? यस, क्योंकि मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि वही इन्वेंट्री जली है। अच्छा, अब we found that the samples picked from the inventory burnt out report were appearing in the expired listing of inventory। हाँ भाई, क्या इसमें कोई मैंने होशियारी करके एश्योरेंस दी है या जो फैक्ट है वो बता दिया? फैक्ट बता दिया। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो मैंने फैक्ट बताया है तो यहाँ पे यूजर ऑफ दिस रिपोर्ट ये नहीं सोचेगा पता नहीं इसने कितना सैंपल उठाया होगा, किस किस को मैच किया होगा? जल्दी बताओ, कितना सैंपल उठाया होगा, किस किस को मैच किया होगा? क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा? 10 लिखा हुआ है, 10 का सैंपल लिखा हुआ है, स्ट्रेट लिखा हुआ है, इसमें और क्या ही समझेगा वो तो, यानी उसके पास कुछ सोचने का और कुछ बचता नहीं है। पहले बताओ जानी, बात समझ आती है? बात समझ आती है? बेहतरीन। अच्छा अब इसका सल्यूशन देख लें। कुछ प्रोसीजर कम भी है ना सर, लाइक कैसे किधर कौन से प्रोसीजर? जैसे कि मतलब मैंने जब ये प्रोसीजर बनाए थे तो मेरे ख्याल से कुछ गलत हैं, बट मतलब जलने तक की कहानी थी, जलने तक की कहानी थी। और क्या प्रोसीजर, लेट से आप सजेशन दे सकते हैं, बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं उसमें अगर पॉसिबल हुए। मेरे ख्याल से अगर मकसद ये है कि हम ये देखेंगे ड्रैप की जो एक्सपायर्ड इन्वेंट्री के वो जलाने की पॉलिसी है क्या वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, तो हमने तो सिंपल ये देख लिया इसमें कि एक्सपायर्ड इन्वेंट्री, वो क्या कहता है, वो बोलता है एक्सपायर्ड इन्वेंट्री है उसको जला दो और बर्न्ट आउट रिपोर्ट पर साइन करा दो, सिंपल। तो हमने तो वो वेरीफाई कर लिया, मकसद पूरा हो रहा है। वैसे क्या कहते हो ऑनलाइन वालों? अच्छा देखो, मैंने पता है एजिंग जानबूझ के नहीं लिखा, बताऊं क्यों? सुनो,
एजिंग से तो आपको ये पता लगता है कितनी इन्वेंट्री कितनी पुरानी हो गई है, पर वहाँ से एक्सपायरी कहाँ से पता लगेगी, एक सवाल है। क्या कहते हो बच्चों, एजिंग से एक्सपायरी पता लग सकती है या वो एक्सपायरी रिपोर्ट से ही पता लगेगी? हाँ, अगर मैं एनआरवी टेस्टिंग कर रहा होता तो मैं कहता कि यार चलो ओल्ड आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री को उठाते हैं और ये, पर यहाँ पे मेरा मकसद है ही नहीं, मैंने जो एग्री किया वो परफॉर्म कर लिया। बात समझ आती है या नहीं? क्लैरिटी है कि सर? ओके, तो आए देखते हैं कि मैंने इसका आंसर क्या लिखा। मैंने लिखा डेफिशिएंसीज इन द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट में title is not clearly indicating that the report is an agreed upon procedure report, instead it is only indicating the subject matter of the report। हाँ भाई, क्या subject matter है report का? अच्छा वैसे एक बात बताऊं, ये भी गलत है। रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्या ये लिखना चाहिए सब्जेक्ट मैटर? आई थिंक गलत है, गलत है ना? हमें लिखना चाहिए इसको कटा के रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विथ ड्रैप एक्सपायर्ड इन्वेंट्री पॉलिसी। सर हम इन्वेंट्री रिपोर्ट से भी देख सकते हैं कि कुछ सैंपल्स के इन्वेंट्री में देखें कि वो जबकि वो एक्सपायर थे। अच्छा देखो, अगेन मुझे एक बात बताते हो, इस रिपोर्ट के डेटा की एक्यूरेसी की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतलब जो भी डेटा की जिम्मेदारी है कि वो उसने मुझे सही दिया, वो मैनेजमेंट की होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लिखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है, एंगेजिंग पार्टी की जिम्मेदारी है। मैं इस चक्कर में जाता ही नहीं हूँ कि डेटा कंप्लीट है या नहीं है, अनलेस के समथिंग कम्स टू माय अटेंशन। क्लियर है? तो हम नहीं करते इसमें क्योंकि हमारा काम नहीं है, हम एश्योरेंस तो नहीं दे रहे। अच्छा अब ये देखें, स्टेटमेंट दैट द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट में नॉट बी सूटेबल फॉर एनी अदर पर्पस इज मिसिंग। ये भी मिसिंग है कि ये किसी और के काम की नहीं है, किसी और को मिल भी जाए तो वो उसको यूज़ ना करे, बराए मेहरबानी। ये भी पर्पस के पैराग्राफ में मिसिंग है। आगे, स्टेटमेंट दैट वी मेक नो रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इज मिसिंग। हाँ भाई, ये कहाँ लिखते हैं? ये कहाँ लिखते हैं कि भाई हम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे कि जिससे ये लगे कि ये प्रोसीजर बिल्कुल सही है? ये भी प्रैक्टिशनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वेरी गुड अक्सा। अच्छा, इन प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा स्टेटमेंट दैट द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये तो कितने लोगों ने पिक किया था? ये तो आप सबने तकरीबन पिक किया था। ऐसा ही है कि ये कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है और हमने कोई कंक्लूजन और एश्योरेंस नहीं दी यहाँ पे। ऐसा है? ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ था उसके अंदर। चलें, फिर मैंने कहा इन प्रोसीजर्स परफॉर्म in finding number 1 it is written that the all expired inventory have been identified by the management misleading and subject to varying interpretation as terms used are suggesting assurance। क्या यही लिखना मैंने सिखाया था अभी आपको A32 से? यही लिखना सिखाया था, मैंने भी वहीं से लिखा है, मैंने भी वहीं से लिखा है। मैं किसी को रिव्यू पॉइंट तो मैं भी वहीं से देता हूँ कि भाई देखो यार ये वेरिंग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं इसकी। अच्छा, एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अच्छा, आप लोगों ने डेफिशिएंसी तो निकाल दी, पर मैंने आपको कहा था ना रिकमेंडेशन भी देनी है। बात याद आ रही है? सवाल की रिक्वायरमेंट याद है? रिकमेंडेशन भी देनी है। तो रिकमेंडेशन में आप ये बताएंगे कि वी फाउंड दैट XYZ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हैज फाउंड टू बी एक्सपायर्ड एज वी नीड टू रिपोर्ट द फैक्चुअल फाइंडिंग। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है कि हमने जब काउंट किया तो हमें पता होना चाहिए ना कि इतना क्वांटिटी में मुझे पता लगा कि ये एक्सपायर्ड स्टॉक है। मैं क्यों अपने पे होशियारी करूं कि रीजनेबल था? और भाई फैक्ट बताओ, आगे बात बढ़ाओ, क्यों अपने पे जिम्मेदारी ले रहे हो बिला वजह? आगे, इन प्रोसीजर 2 वी हैव रिटन दैट वी हैव सेलेक्टेड अ सैंपल ऑफ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट हाउ मच सैंपल वी हैव सेलेक्टेड वी नीड टू स्टेट द फैक्ट। भाई बात समझ आ रही है? हमने जो डिस्कस किया अभी प्रोसीजर नंबर 2 के अंदर। अच्छा, इन फाइंडिंग नंबर 2 इट इज रिटन दैट वाज रीजनेबली केप्ट सेपरेट इज मिसलीडिंग एज वर्डिंग यूज सजेस्ट दैट वी आर गिविंग अश्योरेंस। ये भी बता दिया मैंने। अच्छा, appropriate words could be for a sample selected we inspected inventory for its separate identification and found those selected sample to be kept separate। यानी मैंने पता है क्या कहा, पहले तो ये क्लैरिफाई किया कि हमने कितना सैंपल उठाया
और वही सैंपल सेलेक्टेड को मैंने जाके देख लिया अलग पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, उसके आगे मैंने बात ही नहीं की। क्या मैं कहीं और गया या मेरे सेलेक्टेड सैंपल पे ही रहा? जल्दी बताओ, क्या मैं कहीं और गया या मैं सेलेक्टेड सैंपल पे ही रहा? सर आप सेलेक्टेड सैंपल पे ही रहे, आपने अपने जो चीज़ें हैं, आपका जो उसका एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का फैक्ट है वही बता दिया सेलेक्टेड सैंपल पे, इसके आगे उसको सोचने की इजाज़त ही नहीं है। क्लैरिटी है जानी? अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं 3 एंड 4 के अंदर नथिंग टू कमेंट और सीम्स एप्रोप्रिएट, क्या कहते हो? तीसरा और चौथा तो एप्रोप्रिएट है ना? हाँ जी, तो मुझे एक बात बताएं आप लोग जल्दी से, क्या आज आपकी आंखें खुली कि कैसे सवाल आ सकता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर से? नए किस्म का, न्यू नेचर का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि किस तरीके से पढ़ना है? हाँ जी, नहीं अच्छा देखो, अब असद कह रहे हैं कि सर इज इट अलाउड दैट वी आर असिस्टिंग द इंटेंडेड यूज़र। मुझे एक बात बताओ, हम ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट बना ही किसके लिए रहे हैं? इंगेजिंग पार्टी के लिए या इंटेंडेड यूज़र के लिए? जल्दी बताएं आप लोग। इंगेजिंग पार्टी और इंटेंडेड यूज़र? इंटेंडेड यूज़र। इफ़ ओके, अब दूसरा जवाब मेरा, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अ रिपोर्ट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट, who will be the ultimate beneficiary of this report? Who will be the ultimate beneficiary of this report? Intended user. Then technically, yes, draft, technically we are helping, please सुनिएगा जानी, we are helping the draft to decide whether the company is in compliance with the policy or not. Agreed? That's why we are giving agreed upon procedure. और आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देखें उसमें यही लिखा हुआ होता है, ऐसे ही लिखा हुआ होता है। एक चीज़ में थोड़ा सा इशू है कि सैंपल का इंटरवल हम खुद सेलेक्ट करेंगे, हाँ मतलब सैम्पलिंग का इंटरवल हम खुद सेलेक्ट करेंगे कहाँ से उठाना है, पर आपकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। क्या कहते हो? क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए ना। 10 का सैंपल उठाया, अब वो 10 का सैंपल आप कुछ भी उठा लें। अब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप आइज़ा 530 के हिसाब से देखें, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पे सैंपल ज़्यादा करें, यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है तो यहाँ पे सैंपल ज़्यादा करें, ऐसा तो नहीं कर रहा ना मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, मैं रैंडम सैम्पलिंग लगा के मेरी जो आइटम है वो फिक्स है, कोई और इसके अलावा बल्ली नहीं होनी चाहिए। एग्रीड जानी? एंड आई थिंक दैट वाज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सेशन। ऑब्वियसली तुम लोग बहुत पार्टिसिपेटिव थे। अच्छा, एक और सवाल, तला कहते हैं इज इट पॉसिबल दैट इंगेजिंग पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड द इंटेंडेड यूजर आर सेम? जल्दी बताओ क्या हो सकता है? इंटेंडेड यूजर, इंगेजिंग पार्टी सेम हो सकते हैं? यस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है जानी, डिपेंडिंग अपॉन के सिचुएशन क्या है। एग्रीड? ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट आपको अपॉइंट करे किसी स्पेसिफिक एरिया पे कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म कराने के लिए अपने लिए ही, तो इंगेजिंग पार्टी भी मैनेजमेंट हो गई और इंटेंडेड यूजर भी कौन हो गया? जल्दी बताओ, मैनेजमेंट। तो आई थिंक इसके अलावा तो आपको कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब आई बिलीव कि आप एक दिन का टाइम लें और एक दिन के टाइम में, यस बिल्कुल, और एक दिन के टाइम में अब आप अपना टाइम लगा के ना अच्छे से थॉरली जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ज़रा उसको देख लें। क्या कहते हैं? रिवाइज कर लें एक बार, ताकि फिर हम उसका सवाल कर लें। सही है, अच्छे से रिवाइज कर लें उसको। तो एक दिन का टाइम लें, परसों में फिर सेशन लगा देता हूँ, फिर उसके लिए भी ऐसी सवाल बना लूँ, क्या कहते हो, जिसमें हम तकरीबन चीज़ें कवर कर रहे हों। बस डन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब प्लीज़ मेक श्योर कि कल आप उस पर टाइम लगा के रिवाइज कर लीजिएगा। मैं सवाल बना देता हूँ जब तक। सही है, चलें, थैंक यू सो मच। एंड इस तरह सारे स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या कहते हो, करें? सारे स्टैंडर्ड कर लें रिवाइज, क्या कहते हो जी? मज़ा आ जाएगा। चलें, डन हो गया। तो बस आपके ऊपर ये रहा कि आप रिवीजन चालू रखें, मैं एक एक करके टॉपिक डालता रहूँगा और ऐसे एक मॉक भी रख लेंगे फिर इंशाल्लाह। सही ना? ऐसे एक एक करके हम फिर रिवीजन के उस कगार पे आ जाएंगे कि हमारा पूरा कवर हो जाएगा। मतलब वी विल गिव आवर बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वेरी पार्टिसिपेटिव थिंग यार, तुम लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया अच्छे से, बेहतरीन या गुड। चलो मिलते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।